आज हम उस नक्शे की कहानी सुनेंगे जिस पर हम और आप रहते हैं, भारत का नक्शा। ये नक्शा मतलब हमेशा से ऐसा तो नहीं था। इसे बनाया गया, जोड़ा गया, तोड़ा भी गया, और इस पूरी कहानी के जो नियम हैं वो लिखे हैं हमारे संविधान के पहले भाग में। बिल्कुल। हमारे एक लिसनर ने खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संविधान के भाग 1 को समझने के लिए कुछ स्रोत भेजे हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन नोट्स को खंगालना और उन सभी जरूरी सवालों के जवाब ढूंढना जो एग्जाम में आ सकते हैं। बिल्कुल। आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र की गहराई में उतरेंगे। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। हाँ। और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इन अनुच्छेदों में क्या लिखा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इन्हें ऐसा क्यों लिखा गया और असल दुनिया में इनका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ही अनुच्छेद से। अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ ये संघ या यूनियन शब्द पर बहुत जोर दिया जाता है। इसका क्या क्या खास मतलब है? देखिए, ये शब्द ही भारतीय एकता की नींव है। दुनिया में 3 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे कमजोर होती है परिसंघ यानी कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल? हाँ, इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र को देते हैं। लेकिन कोई भी राज्य जब चाहे तब अलग हो सकता है। ये एक कच्ची दोस्ती जैसा है। अच्छा, और दूसरा है फेडरेशन, जैसा अमेरिका में है। सुना है वहां भी राज्य मिलकर देश बनाते हैं। सही। फेडरेशन में भी राज्य एक समझौते के तहत देश बनाते हैं। अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन वहां राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा एक चुक्ती मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। ओके। और सैद्धांतिक रूप से समझौते को तोड़ा जा सकता है। इसीलिए अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। यानी न राज्य खत्म हो सकते हैं न देश। तो फिर यूनियन इनसे अलग कैसे हुआ? यूनियन में राज्य किसी समझौते का नतीजा नहीं है। वो प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाई गई इकाइयां हैं। वो अपनी मर्जी से शामिल तो हुए, लेकिन अब अलग नहीं हो सकते। कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अच्छा, ये फ्रेज बहुत सुना है। हाँ, इसका मतलब है राज्य तोड़े जा सकते हैं, उनके नाम बदले जा सकते हैं, उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, पर देश हमेशा एक रहेगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। वाह, मतलब विनाशी राज्य, ये बात तो अनुच्छेद 3 में और साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। ये कहता है कि संसद विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिला सकती है। हाँ, अनुच्छेद 2 संसद को भारत की सीमाओं के बाहर देखने की शक्ति देता है। मतलब किसी पड़ोसी देश का हिस्सा या कोई द्वीप अगर वो भारत में शामिल होना चाहे तो संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। और इसका सबसे मजेदार उदाहरण तो सिक्किम का है ना? उसकी कहानी थोड़ी अलग थी। बिल्कुल। सिक्किम की कहानी 2 हिस्सों में है और दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहले 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। सह राज्य, एसोसिएट स्टेट। हाँ, एसोसिएट स्टेट। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 2A भी जोड़ा गया था। ये एक अनोखी व्यवस्था थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन फिर ये सह राज्य का दर्जा ज्यादा दिन चला नहीं चला। सिक्किम की जनता ने भारत में पूर्ण विलय की मांग की और फिर ठीक 1 साल बाद 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 2A को हटाया गया और सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। अच्छा। ये दोनों संशोधन नंबर 35वां और 36वां और ये तारीख, ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 बाहर से जमीन जोड़ने की बात करता है, लेकिन घर के अंदर जो राज्य पहले से मौजूद हैं, उनका क्या सरकार उनके साथ भी फेरबदल कर सकती है? यहीं पर अनुच्छेद 3 आता है और ये शायद सबसे शक्तिशाली अनुच्छेदों में से एक है। आप इसे सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं और सबसे ज्यादा बहस वाला भी। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर भारत के किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है, या किसी राज्य को तोड़कर 2 या ज्यादा राज्य भी बना सकती है। हाँ, या 2 राज्यों के हिस्सों को जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। 1 मिनट,
मतलब संसद एक झटके में किसी राज्य का नक्शा बदल सकती है, वो भी बिना उस राज्य की मर्जी के। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। क्या ये भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं जाता? यही वो सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, और संविधान का जवाब वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए, लेकिन विधानसभा की राय मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। मतलब उनकी हाँ हो या ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। संसद जो चाहेगी वही होगा। देश की एकता और प्रशासनिक सुविधा को राज्यों की इच्छा से ऊपर रखा गया है। वाह, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हाल के सालों में भी इसका इस्तेमाल हुआ है ना? जैसे साल 2000 में तो एक ही महीने में 3 नए राज्य बने थे। बिल्कुल। ये अनुच्छेद 3 के शक्ति का सबसे ताजा और बड़ा उदाहरण है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, फिर 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग हुआ। इन तीनों ही मामलों में राज्यों का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अब आता है अनुच्छेद 4, जो इन दोनों को यानी अनुच्छेद 2 और 3 को एक साथ बांधता है। स्रोत कहते हैं कि यह प्रक्रिया को आसान बनाता है, लेकिन कैसे? अनुच्छेद 4 एक तरह का टेक्निकल क्लॉज है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि जब भी संसद अनुच्छेद 2 या 3 का इस्तेमाल करके कोई नया राज्य बनाएगी या किसी राज्य की सीमा बदलेगी, तो उस कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 1 मिनट, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे जीएसटी लाने या कोई मौलिक अधिकार बदलने के लिए तो अनुच्छेद 368 के तहत बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। इसे ऐसे समझिए, संविधान में कोई बड़ा बदलाव करना यानी अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करना घर की नींव बदलने जैसा है। ओके। इसके लिए बहुत तैयारी और संसद में 2/3 जैसे विशेष बहुमत की जरूरत होती है। हाँ। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों को बदलना घर में एक दीवार गिराकर 2 कमरे जोड़ने जैसा है। इसके लिए नींव बदलने वाली जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं, सिर्फ साधारण बहुमत काफी है। साधारण बहुमत मतलब 50% से एक ज्यादा? बस 50% से एक ज्यादा। अनुच्छेद 4 बस यही कहता है कि राज्यों में फेरबदल के लिए साधारण कानून बनाना ही काफी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और प्रशासन को इतनी अहमियत दी कि उन्होंने राज्यों की सीमाओं को बदलने की प्रक्रिया को जानबूझकर लचीला रखा। बिल्कुल। लेकिन संसद को इतनी ज्यादा ताकत देने की जरूरत पड़ी क्यों? इसके लिए हमें आजादी के वक्त के भारत के नक्शे को देखना होगा, जो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। सही कह रहे हैं। आज का भारत बनाने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करना जरूरी था। आजादी से पहले जिसे हम अखंड भारत कहते थे, उसमें आज का अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। 1893 में ड्यूरन लाइन खींचकर अफगानिस्तान अलग हुआ, 1935 में बर्मा यानी म्यांमार अलग हुआ और 1947 में रेडक्लिफ लाइन ने पाकिस्तान बना दिया। लेकिन बंटवारे के बाद भी भारत के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती थी, 552 से ज्यादा देसी रियासतें। हाँ। अंग्रेजों ने जाते जाते एक और दाव खेला। उन्होंने इन रियासतों को 3 विकल्प दिए, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर आजाद रहो। ये तो भारत को सैकड़ों टुकड़ों में तोड़ने की साजिश थी। बिल्कुल, ये भारत की एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इस बिखरे हुए नक्शे को जोड़ने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सचिव वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबैटन ने उठाई। ज्यादातर रियासतें तो बातचीत से मान गईं, लेकिन 3 ने बहुत मुश्किल खड़ी की। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इनकी कहानियां तो अपने आप में एक इतिहास है। हैदराबाद से शुरू करते हैं। हैदराबाद की कहानी तो किसी फिल्म जैसी है। वहाँ के निजाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे और पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जबकि उनकी ज्यादातर प्रजा हिंदू थी। अच्छा। जब बातचीत से काम नहीं चला तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। नाम दिया गया पुलिस एक्शन, ताकि दुनिया को लगे कि ये एक आंतरिक मामला है, लेकिन असल में पुलिस की वर्दी में सेना भेजी गई थी। अरे वाह। 5 दिन में खेल खत्म और हैदराबाद भारत का अंग बन गया। और जूनागढ़, वो तो गुजरात की एक छोटी सी रियासत थी। हाँ, लेकिन उसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती थी। फिर भी वहाँ का नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन वहाँ की जनता भारत के साथ थी। तो वहाँ जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम
लोगों से वोटिंग कराई। हाँ, लोगों ने वोट डालकर भारत को चुना और जूनागढ़ का विलय हो गया। और तीसरी और सबसे जटिल कहानी कश्मीर की रही। बिल्कुल, वहां के राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। वो ना भारत में आना चाहते थे, ना पाकिस्तान में, बल्कि एक आजाद देश का सपना देख रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपनी सेना भेजकर कश्मीर पर हमला कर दिया। जब राजा हरि सिंह को लगा कि श्रीनगर भी हाथ से निकल जाएगा, तब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जी, और तब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। तो जब ये सारी रियासतें भारत में आ गईं, तब भारत का प्रशासनिक ढांचा कैसा था? मैंने सुना है राज्यों को ABCD जैसी श्रेणियों में बांटा गया था। हाँ, वो एक अस्थायी व्यवस्था थी। ग्रुप ए में वो 9 राज्य थे जो सीधे अंग्रेजों के कब्जे में थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, ब्रिटिश प्रोविंसेस। हाँ, ग्रुप बी में 9 बड़ी देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स, जैसे हैदराबाद, मैसूर। ग्रुप सी में 10 छोटे कमिश्नरी वाले इलाके थे, जैसे दिल्ली, अजमेर। और डी में? और ग्रुप डी में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा दिन चली नहीं। जल्दी एक नई मांग उठने लगी भाषा के आधार पर राज्यों की। हाँ, और इस मांग ने भारतीय राजनीति में तूफान ला दिया। इसकी जांच के लिए 1948 में पहला आयोग बना, एसके धर आयोग। एसके धर आयोग? जी, इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का साफ साफ विरोध किया और कहा कि प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सरकार ने इस रिपोर्ट को मान लिया? सरकार भी यही चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक और समिति बनाई, JVP समिति। JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। बिल्कुल। इस हाई प्रोफाइल समिति ने भी धर आयोग की बात दोहराई और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को खारिज कर दिया। लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया है ना? बिल्कुल। तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य आंध्र की मांग को लेकर कांग्रेस के एक नेता पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने आग में घी का काम किया। पूरे आंध्र क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। आखिरकार 1 अक्टूबर 1953 को प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा की। अच्छा। और ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। ये तारीख और ये घटना दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक राज्य के बनने के बाद तो दूसरे इलाकों से भी मांगे तेज हो गई होंगी। जाहिर है, अब तो जैसे एक दरवाजा खुल गया था। इसी समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए 1953 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग? जी। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और एक बहुत ही संतुलित रास्ता सुझाया। उसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को कानूनी मान्यता तो दे दी, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत का आधुनिक नक्शा तैयार हुआ। जी। फजल अली आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 1956 में 7वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इसने ABCD श्रेणियों की व्यवस्था को खत्म कर दिया और उनकी जगह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। यहीं से आधुनिक भारत के राज्यों की रूपरेखा तैयार हुई। तो आज हमने भारत के राजनीतिक नक्शे के बनने की पूरी कहानी समझी। हमने देखा कि कैसे संविधान संसद को अपार शक्ति देता है और क्यों भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। हमने अखंड भारत से लेकर देसी रियासतों के विलय और फिर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन तक का लंबा और दिलचस्प सफर तय किया। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से अगर हम मुख्य बातों को समेटे तो कुछ चीजें बिल्कुल याद रखनी है। हाँ, ये जरूरी है कि शक्तियां, भारी क्षेत्र को मिलाना और आंतरिक राज्यों को बदलना। सही। तीसरा, अनुच्छेद 4 का महत्व, यानी ये बदलाव अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं और साधारण बहुमत से होते हैं। चौथा, सिक्किम का विलय, खासकर 35वां और 36वां संशोधन। और आखिरी में भाषाई आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 और फजल अली आयोग की सिफारिश पर हुआ राज्यों का पुनर्गठन यानी 7वां संशोधन 1956। और अंत में एक विचार, अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सहमति के बिना उन्हें बदलने की जो अपार शक्ति देता है, वो देश की एकता के लिए जरूरी मानी गई। लेकिन इस पर सोचिएगा, क्या केंद्र की यही शक्ति भारत के संघ होने के बावजूद
कभी-कभी संघीय ढांचे की उस भावना को चुनौती देती है जिसमें राज्यों को भी बराबर का भागीदार माना जाता है।